देखिए, अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन चीजों। जैसे टैंक का काम खत्म हो गया, टैंक चलाने वाले जो लोग होते थे उनका कोई काम नहीं रहा, टैंक ऑब्सलीट हो गया। अब जिसके बाद भी टैंक होगा वो समझ लें आप चलता फिरता ताबूत है, एक ड्रोन आएगा और जितने मर्जी टैंक है उनको तबाह कर देगा। लिहाजा इसी तरह आने वाले दिनों में जो पायलट हैं, जीडी पायलट्स, उनका काम भी मेरे ख्याल में किसी और तरफ चला जाएगा। अब तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो नए से नए हथियार बनाए और सस्ते और बेहतरीन हथियार तैयार करते चले जाएं। नाज़रीन, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए, अब इसकी तरफ आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो ईरान का स्टेटमेंट है वजीर खारजा का। उन्होंने कहा कि हम नेक नियति के साथ जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत करने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे कि ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त मुतालबात एकदम पेश कर दिए गए। यानी अमेरिका माजी के तजर्बात से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मामला सादा सा है, नेक नियति या दुश्मनी, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि आप दुश्मनी करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, हम राजी हैं। आप नेक नियति से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। और मुज़ाकरात में वो कहते हैं जी हम बहुत करीब पहुंच गए थे। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप जरा थोड़ा समझें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात कामयाब करवाने होते तो वो उसका क्रेडिट खुद लेता, किसी और को ना देता। हत्ता कि वो अपने नायब सदर जेडी वेंस को भी इसका क्रेडिट कभी ना देता। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक है। उसने अपने मुंह से कहा कि उसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। वो नालायकों के आसपास रहता है ताकि उसकी तारीफ होती रहे। जेडी वेंस के पास मौका जरूर था, लेकिन जेडी वेंस के पास इख्तियारात नहीं थे। अमरीकी नायब सदर जो पाकिस्तान आए, उनके इख्तियारात इतने ही थे कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया, नेतन्याहू से भी राब्ता किया, और जब उन्हें कहा गया तो वो मुज़ाकरात बीच में छोड़कर वापस चले गए एक ऑफर देकर। तो जेडी वेंस के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो कैनेडी था अमरीकी सदर, ये उसकी तरह लगता है और उसकी तरह बोलता चालता, उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज है, चलता भी है, तो ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, लोग ये कहते थे। लेकिन उसने ये मौका जाया किया और ऐसा दिखाई दिया कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो क्रेडिट मैं लूंगा, अगर नाकाम होंगे तो मैं जेडी वेंस पे डाल दूंगा। लोग इस बात पे हंसे थे, लेकिन मैंने इस बात को सीरियस लिया था कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही है, वो यही करेगा। तो ट्रंप को यह पता था कि अगर मुज़ाकरात देखें वाकई उन्होंने कामयाब करने होते तो ट्रंप खुद आता या खुद किसी जगह पे ऐसी जगह मुज़ाकरात करता जहां वो शामिल होता या अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता। तो वो नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी टीम भेजी और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। अब एक चीज और है, ट्रंप ने एक बात का एतराफ किया है जो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा जो मुकाबला हुआ वो बड़े शानदार लोगों के साथ हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो चारों पीएचडी थे जो ईरान वाले थे, डॉक्टरेट, शानदार लोग, पढ़े लिखे लोग। और अमेरिका के वफ्द के अंदर लोग जो है वो ताल्लुकातदारी के ऊपर, सियासी नौयत के ऊपर, और वो और तरह के लोग थे, पॉपुलर लोग थे। लेकिन ये लोग बहुत टेक्निकल लोग थे जो ईरान की तरफ से आए थे, तो मुकाबला नहीं था ज़हनी सलाहियतों का। इस बात का एतराफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जिन अफराद से कल हमारी मुलाकात हुई, सच कहूं तो वो बहुत ज़हीन, बहुत तेज नजर और बहुत आला किस्म के लोग हैं। फिर वो ये कहता रहा कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने उनको जंग हरा दिया, ये वो तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, हमेशा से कहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ किया कि ये बड़े ज़हीन लोग हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या उतना ज़हीन है? क्योंकि अब जो काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है ना, ये अजीबोगरीब काम है, इससे पहले हमने इसको ऐसे सुना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर देगा। ये एक अजीबोगरीब चीज है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम बाहर से बंद कर देंगे। ईरान अगर अंदर से बंद करेगा तो जिस जहाज को ईरान छोड़ेगा हम उस जहाज को नहीं जाने देंगे। ये बाहर से नाकाबंदी। हम बचपन में ना एक लतीफा सुनते थे और उसमें वो एक नसीहत की तरह का लतीफा था कि अगर कोई अंदर से कुंडी लगा ले और दरवाजा बंद कर ले तो फिर आप बाहर से कुंडी लगा लें, क्योंकि हर दरवाजे में दोनों तरफ कुंडी होती है। तो दरवाजा खोलने की बजाय बाहर से कुंडी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बचकाना हरकत की है। ईरान पहले ही आपने हुर्मुज़ को बंद करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अब अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक महाज खोल रहा है कि जनाब देखिए ये दुनिया को नहीं चलने दे रहा, देखो ये दुनिया को तेल ले जाने नहीं दे रहा। अब साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जनाब जिनको ये तेल ले जाने देगा उनको हम रोक लेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उसी सफ में आ गया, अमेरिका को वहीं पे ले आया कि अगर ईरान तेल नहीं जाने दे रहा तो जो वो जाने दे रहा है उसको अमेरिका रोक रहा है।
ये तो अमेरिका अपनी मुखालफत के अंदर इजाफा करवा लेगा दुनिया में, और कुछ नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका जल्द ही उन तमाम जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर देगा जो आपने हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और वो काम आज से वो करेंगे। हालांकि ये जंगबंदी का टाइम है, लेकिन अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि आज से वो ऐसा ही करेगा। इस पे ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को फैसला करना होगा कि क्या वो ईरान का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होगा, हम ये साबित कर चुके हैं। हमारी बातचीत बहुत शदीद, संजीदा और मुश्किल थी। हमने मजबूत तजावीज पेश की जो नेक नियति जाहिर करती हैं और पेशरफ्त का बायस बनेगी। हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करते, उन्हें हमारा एतमाद हासिल करना होगा, जो उनके माजी के इकदाम की वजह से बहुत मुश्किल है। ईरानी कौम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अपनी सलाहियतों पर इंसार कर रही है। हमारा वफद मुत्तहद, संजीदा और ईरान के हकूक के दिफा में तख्लीकी था। उनकी धमकियों का कोई असर नहीं। यह सिर्फ नारा नहीं, दुनिया ने उसे देख लिया है। अगर अमेरिका रास्ता चाहता है तो उसे ईरानी कौम का एतमाद हासिल करना होगा। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ, दलील के साथ उसका जवाब देंगे। नादरीन, इस निजाम को, इमरान खान साहब को गिराए हुए लगभग 4 साल हो गए और उन्हें जेल में डाले हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए। इन 1000 दिनों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया या पाकिस्तान किस तरफ गया? हकीकत की नजर से आप देखें तो पाकिस्तान को मिला क्या? इमरान खान के गिराने वालों को क्या मिला? जनरल बाजवा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे कि मैं और एक्सटेंशन ले लूंगा, मेरा खानदान और अजीम हो जाएगा और जरा हमारी मौजें लग जाएंगी। तो जनरल बाजवा का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो अपने टाइम पे रिटायर हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। जनरल फैद हमीद के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाखिर जनरल नदीम अंजुम को भी घर जाना पड़ा। आसिम मुनीर साहब को भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इमरान खान को गिराने के बाद या उनको हटाने के बाद या 1000 दिन तक उन्हें जेल में रखकर इन्होंने हासिल क्या किया? फौज और अवाम के बीच में फासला बढ़ गया। यानी फौज के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक रोमांस था और एक लोगों को यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के लिए फैसले करती है। लेकिन अब लोगों को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पाकिस्तान से पहले अपने लिए फैसला करते हैं, खासतौर पे वो जो फैसले करने के लिए बंद कमरों में बैठते हैं। उन्हें अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, अपनी मुराद वो शायद ज्यादा अजीज होती है। शायद क्या, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। फिर मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी नफरत फैल चुकी है कभी हमने नहीं देखी। यानी कत्लेआम हुआ, बार बार तहरीक लब्बैक के लोगों को कत्लेआम किया गया। पहले उन्हें बनाया गया, फिर उन्हें मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बार बार कत्लेआम किया गया। फिर 9 मई की आड़ के अंदर 1 लाख से जायद घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, बेशुमार हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोगों के माँ बाप मर गए, उन्हें जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। लोगों के रिश्तेदार मर गए, उन्हें जनाजों पे नहीं आने दिया गया। और जिद सिर्फ एक थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए सब ठीक हो गया, और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनके पल्ले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। तो मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया और एक घुटन और मायूसी पूरे पाकिस्तान में फैल गई जो अब तक जारी है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख्वाब बनकर रह गया। बार बार कोशिश की गई। DGISPR आया, उसने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी और नई हुकूमत आई, डॉलर का रेट बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट ही था, उसके बाद से लेकर अब तक हम लगातार गोते खा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो गई, सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर चली गई, बेरोजगारी और गुर्बत के रिकॉर्ड टूट गए, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो गई और कौमी पैदावार में लगातार कमी होना शुरू हो गई। यानी कॉटन हम पैदा करते थे, आज पहले से कम पैदा करते हैं, बाकी इजनास भी पहले से कम पैदा करते हैं। हमारी कौमी पैदावार लगातार, चाहे वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में हो रही है, चाहे ज़राअत में हो रही है, वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान में की गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख्खुस, उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। सारी एजेंसियों और इदारों को इसी काम पे लगा दिया गया कि इमरान खान से जुड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर दो। कोई नैरेटिव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं आना चाहिए। और एजेंसियां वो काम करना शुरू हो गई जो काम इस शिद्दत से उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था, और इसके असरात आपको आने वाले सालों में नजर आएंगे। अमनो अमान की सूरत हाल
बुरी तरह खराब हो गई क्योंकि तवज्जो एजेंसियों की किसी और तरफ थी। जमहूरी निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, यह पाकिस्तान का हर आदमी कहता है, बल्कि जो हुकूमत में मौजूद वज़रा हैं वो कहते हैं कि यह हाइब्रिड निजाम, एक दोगला निजाम है जिसमें जमहूरियत का अमल दखल नहीं है। यह दोगला निजाम है पाकिस्तान में। जर्नैल मुल्क को चला रहे हैं और हम सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने मुंह से कहते हैं वो। तो हाइब्रिड निजाम के नाम पर सिविलियन इदारों का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री ऑफिसर्स के पास जाना शुरू हो गया और अब लगभग ज्यादातर इंतजाम उनके पास है जिन लोगों को इन इदारों को चलाने का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है। सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गए और ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, हुंडी करके, किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर जा रहे हैं। यूरोप में बहुत पैसा गया है, बर्तानिया में बहुत पैसा गया है, लोग मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत पैसा निकाल कर ले गए हैं। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से बाहर सिर्फ इन 3-4 सालों में चला गया। यह मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से बताया, असल फिगर इससे भी ज्यादा है। तो सरमायाकार भी पाकिस्तान से भाग गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, इंजीनियर्स बहुत बड़ी तादाद में चले गए, कारोबारी लोग, IT एक्सपर्ट्स जो हुनरमंद हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लगभग पाकिस्तान ने 40,000 अरब का कर्जा लिया इन 4 सालों में। 40,000 अरब का, इतना कर्जा पाकिस्तान जब से बना तब से लेकर अब तक लिया था। तो कर्जा लेने का भी पाकिस्तान ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 4 सालों में सब कुछ करके देख लिया। हुकूमत गिरा दी, अपनी हुकूमत बना ली, पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, ना इंसाफियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए, अदलिया और मीडिया और पार्लियामान को यरगमाल बना लिया, मगर मुल्क एक कदम भी आगे नहीं चल पाया। इमरान खान पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। यह बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझ जानी चाहिए। पाकिस्तानियों की यह जिद है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जिद है कि इमरान खान को आने नहीं देना, और अवाम की जिद है कि हम इमरान खान को लाकर दिखाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही मुल्क के लोगों से लड़ाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के चंद जर्नैलों ने जो टॉप पर बैठे फैसले कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, उन्होंने चंद सियासतदानों या खानदानों के साथ मिलकर यह जिद बना ली है कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना, जबकि अवाम ने जिद बना ली है कि हम